सूबा नहीं बनने देंगे। जबरदस्ती करोगे नहीं बनने देंगे, डंडे मारोगे नहीं बनने देंगे। बराह रास्त पूरी कौम को दरियाए सिंध के अंदर गर्क करने की धमकियां दी जा रही है। गिरफ्तारियां करवाओगे नहीं बनने देंगे। न सिर्फ ये धमकियां दी जा रही है बल्कि कहा यह जा रहा है कि जो कोई भी सूबे के हवाले से मुतालबा करेगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी। इस हद तक सिर्फ और सिर्फ सूबे के बारे में कहां तक सोच पाई जा रही है। एक बड़ी अहम रिपोर्ट आपके सामने पेश करने वाला हूं। तहलका खेज मामला बहादुराबाद का थम कर नहीं दे रहा या फिर अब मुकम्मल तौर पर थम चुका है। मैं 11 बजे वहां आपका इंतजार करूंगा। जाने वाला ऐलान और फिर 13 तारीख को रात 11 बजे क्या मामला होने वाला है, बड़ी अहम खबर सामने रखने वाला हूं। घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। दर हकीकत सिंध के अंदर भुट्टो जिंदा है या फिर जियाउल हक जिंदा है, या फिर भुट्टो ने जियाउल हक को जिंदा रखा हुआ है। एक ऐसी बात आपको बताने वाला हूं कि आप चौंक जाएंगे। अरे डरिए नहीं, झिझकिए नहीं, आप कराची सूबे को रो रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि हैदराबाद भी सूबा बनेगा। आपको मालूम है मीरपुर खास भी सूबा बन सकता है। फिर क्या होगा? सिंध हुकूमत और एक लाश आमने सामने आ चुकी है। सिंध हुकूमत के गिरेबानों तक हाथ आ चुका है, लेकिन सिंध हुकूमत हमेशा की तरह ये सोचती है कि ये खून भी ऐसे ही जाया हो जाएगा। गलत फहमी। ये ताकत नहीं, ये सवाल है। यहां पर मसीहाओं को भी नहीं छोड़ा जाता, मसीहाओं के भी घर लूट लिए जाते हैं। तो आप सोचिए कि यहां पर कानून कहां पर अमल करता है। जमाते इस्लामी के जुलूस पर फायरिंग और फिर से उठने वाली बाज़गश्त क्या है? वो कौन है जो तहलका मचा रहा है? आज के प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं एक तहलका खेज खबर। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 करोड़ लोगों को जिंदा दफन करने की बातें की जा रही है। ये बातें की जा रही है कि 4 करोड़ लोगों को समंदर में बहा दिया जाएगा। कोई कहता है 4 करोड़ लोगों के खून को ऐसे बहाया जाएगा कि पूरे का पूरा दरियाए सिंध सुर्ख हो जाएगा। आखिर ऐसी धमकियां कौन दे रहा है, या फिर धमकियां दे रहा है, या फिर हम एक जल्द एक और जेनोसाइड देखने वाले हैं। 144 लगाओगे नहीं बनने देंगे। तहलका खेज रिपोर्ट आपके सामने पेश करने वाला हूं। जरा गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा। आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम है कि आखिर सिंध के अंदर भुट्टो ने जियाउल हक को कैसे जिंदा रखा हुआ है, ये बात मैं आपके सामने रखने वाला हूं। मगर इस अहम रिपोर्ट के लिए शर्त यह है कि आपको डरना नहीं है, झिझकना नहीं है, घबराना नहीं है और किसी की बातों पे नहीं आना, क्योंकि वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि जो तुम करोगे ले हम करेंगे। लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कोई लापता नहीं करेगा। एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, बल्कि आप जाइए सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर जाइए। आपको ये देखकर हैरत होगी कि इस वक्त एक बड़ा ही अजीब और गरीब माहौल ये बना हुआ है कि सिंध के कई नौजवान, कई बड़े लोग इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि जो शख्स भी सूबे का मुतालबा करेगा उसे इस धरती पर जिंदा रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यार किस जान में रहते हो? 7-8 करोड़ संधि है। ऐसे कई जगहों पर बयानात लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो कोई भी सूबे के अंदर अगर ये मुतालबा करेगा कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए, तो उसके लिए कहा यह जा रहा है कि दरियाए सिंध को मुकम्मल तौर पर सुर्ख कर दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे सिंधी कौम परस्त नौजवानों और सिंधी कौम परस्ती के प्रचार करने वालों की तरफ से ये बात बार बार दोहराई जा रही है कि अगर सिंध की इंतजामी तौर पर तब्दीली अगर कही जाएगी तो फिर सूरत में एक बड़ा ही मार्का लग जाएगा। खुली धमकियां दी जा रही है। एक ऐसा मुतालबा या एक ऐसी आवाज
जो कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर है, और सिर्फ एक पूरे मुल्क के अंदर सूबा सिंध के हवाले से ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के हवाले से कि इसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में तकसीम किया जाए, यानी कि सिंध के तकरीबन 7 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाए, पंजाब के 10 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाएं, बलूचिस्तान के 7 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाएं। जब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात की जा रही है तो सवाल यह है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के 5 डिस्ट्रिक्ट को 7 डिस्ट्रिक्ट में तकसीम करती है, यानी कि उसके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाती है, तो उस वक्त कोई क्यों नहीं कहता कि यहां पर समंदर को पूरा सुर्ख कर दिया जाएगा, यहां पर यह बात कही जाती है कि दरिया सिंध को सुर्ख कर दिया जाएगा, तो यह लफ्ज उस वक्त क्यों इस्तेमाल नहीं होता है। सवाल यह है कि यह एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात हो रही है, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा कि सिंध को टुकड़े कर सिंध के कराची को उठाकर किसी और जगह मुंतकिल कर दिया जाए या हैदराबाद को निकालकर कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की गुफ्तगू की जा रही है और एक अकली दलील दी जा रही है, इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका है, जरा ये बात बहुत ज्यादा अहम है। अगर सिंध को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में तकसीम किया जाता है या पंजाब को तकसीम किया जाता है, अगर 7 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आते हैं, तो इसका मतलब यह है कि मैं आपको सिर्फ सिंध के हवाले से बताऊं तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा। 7 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कौन से बनाने की बात की जा रही है? सबसे पहले बात की जा रही है कराची की, हैदराबाद की, मीरपुर खास की, सक्खर की, नवाबशाह की, और इसी तरह 7 यूनिट्स बनने। आप सोचिए कि अगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनता है नवाबशाह का या एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनता है मीरपुर खास का, तो आप सोचिए कि मीरपुर खास के लोगों का, वहां रहने वालों का, जो कि वहां पर सिंधी बोलने वाले भी हैं, वहां उर्दू बोलने वाले भी हैं, किसका ज्यादा फायदा होगा? मीरपुर खास के अंदर ही अगर तमाम के तमाम फैसले हो रहे हो, उन्हें सिंध के वहां से लेकर कराची की तरफ ना देखना पड़ रहा हो, उनके तमाम इंतजामी सलाहियतें उन्हीं के पास मौजूद हो, उनके पास एजुकेशन की सहूलत हो, उनके पास मेडिकल की सहूलत हो, उनके पास वहां पर इंडस्ट्री लगाने की सहूलत मौजूद हो, और तमाम एग्जेक्टिव फैसले अगर मीरपुर खास के यहाँ हो रहे हो, या फिर तमाम के तमाम एग्जेक्टिव फैसले सक्खर के अंदर हो रहे हो, और वो अगर बात करें तो क्या इससे क्या तब्दीली रूनुमा हो जाएगी? क्या इससे ये होगा कि क्या 2 कौमियतों में तकसीम हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि सिंध की तकसीम होगी। इस हवाले से कई पेजेस पर और कई लोग ये इंकशाफात, बल्कि इंकशाफाती धमकियां दे रहे हैं कि जनाब जो ये मुतालबा करेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा, मगर उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? सवाल यह है कि अगर मिट्टी में रहने वाले शख्स को, इस्लाम कोर्ट में रहने वाले शख्स को वहीं पर अगर तमाम सहूलतें, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, उसका एजुकेशन, उसका हेल्थ, वो तमाम चीजें वहीं से अगर मैनेज हो रही हो, तो आखिर इसमें बुराई क्या है? मैं ये बात कराची को आप छोड़ दीजिए, कराची के अलावा आप बाकी तमाम 7 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की अगर आप बात कीजिए तो किसका फायदा है और किसका नुकसान है? लेकिन उसके लिए सिर्फ इस हवाले से धमकी दी जा रही है कि उनकी ताकत कमजोर ना हो जाए। अयाज लतीफ कलेजो वहां खुलेआम कहते हैं कि हमें इस तरीके से खत्म करना आसान नहीं होगा। बात खत्म करने की नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका है? सबसे ज्यादा फायदा है उसका कि जो सक्खर में रहता है, जो रोड़ी में रहता है, जो घोटकी के अंदर रहता है, जो नवाबशाह के अंदर रहता है, जो कि बदीन के अंदर रहता है, जो थरपारकर के अंदर रहता है। कराची किसी न किसी तौर पर अपना हक ले ही लेता है, लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि अगर ये 7 यूनिट्स अगर बनते हैं, उन यूनिट्स में सबसे ज्यादा फायदे में कौन रहेगा? वो तमाम यूनिट्स कि जिसे बाकायदा फैसले करने का इख्तियार मौजूद नहीं है। आप एक बात तसव्वुर कीजिए कि अगर सक्खर को ही ले लीजिए और सक्खर डिवीजन को एक बाकायदा एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दिया जाता है, और फिर सक्खर में ही अगर 4 या 5 3 या 4 या 5 एमएनएज हैं, वही एमएनएज की तरफ से अगर वहीं पर उनकी एक असेंबली डेवलप होती है और वही असेंबली फिर तमाम इख्तियारात रखती है, उसे कराची की तरफ नहीं देखना पड़ता, तो फायदा किसका होगा? ये बहुत अहम नुकता है। लेकिन यहां पर इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को खून की नदियों के तौर पर पेश किया जा रहा है। अब इसी हवाले से जाहिर सी बात है कि भड़काया जा रहा है लोगों को, उनको उनका फायदा देखने की बजाय एक नाम निहाद
लिसानी तौर पर तकसीम करने की बात की जा रही है। ये तकसीम को बढ़ावा नहीं बल्कि उसे बात कर कर उसे मजीद 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 आगे पेचीदा बनाया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में अब लग यूं रहा है कि एमक्यूएम ने भी अपनी कमर कस ली है और अब एमक्यूएम भी उसका मुकाबला करने के लिए तैयार नजर आती है। एमक्यूएम के अंदरूनी इख्तलाफात चाहे कुछ भी हो, लेकिन वक्त के हिसाब से ये बात सामने आ रही है कि अगर एमक्यूएम इस मुतालबे की तरफ जाती है जब कौन सी जमात जाएगी। असल सवाल ये कि अब तक तहरीक इंसाफ जो कि जिसे एक वक्त में यहाँ कराची के अंदर अक्सरियत हासिल थी, तहरीक इंसाफ सूबों की या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की पहले हिमायत में रही, लेकिन अब वो इसकी हिमायत सिंध के अंदर नहीं करती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा कि अगर कुछ लोग चाहते हैं, अगर लोग चाहते हैं कि उनके यहाँ सूबा बने तो हम उसकी हिमायत करेंगे। अपनी तकरीर के अंदर उन्होंने पंजाब का जिक्र किया, उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, उन्होंने गिलगित का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने सिंध का जिक्र नहीं किया। अब यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कार्ड खेलना चाहती है कि जनाबे वाला हम यहाँ पर इसकी बात नहीं कर रहे हैं सिंध की, क्योंकि अगर वो सिंध का लफ्ज इस्तेमाल करते तो फिर उनके लिए बड़ा मसला होता। बिलावल भुट्टो की तकरीर बड़े गौर से सुनिएगा। अब मामला यह है कि अगर आम लोगों को फायदा मिलता है, यानी कि मिट्टी, थरपारकर और फिर बदीन और फिर उसके आगे घोटकी, नवाबशाह, जकोबाद, दादू, इन सबको अगर अपना अपना फायदा मिल रहा है तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका है? वो नुकसान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को यहाँ पर फरोख्त करती है पूरे सिंध के हवाले से। लेकिन अगर हर यूनिट को अलग-अलग होगा तो जाहिर है नुकसान सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसीलिए उन नाम नहाद धमकियों देने वालों की हिमायत कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, जो शख्स इस वक्त रोड़ी के अंदर बैठा हुआ या घोटकी के अंदर बैठा हुआ है और अगर उसको खुद उसके इख्तियारात मिल जाए तो उसमें बुरा क्या है? अगर उसमें कोई बुराई की बात है तो बताई जाए, लेकिन हमारे यहाँ पर यह तासुर देने की बजाय इसका मुखालिफ तासुर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ आफाक अहमद अपनी सियासत के इस वक्त एक बार फिर नए मैच पर है। लियाकताबाद के अंदर उन्होंने 13 तारीख को शाम रात 11 बजे तमाम लोगों को जमा होने का कहा है। कहा यह जा रहा है कि आफाक अहमद रात को वहां पर बड़ा अहम ऐलान करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान को 9 अगस्त से अपनी जश्न आजादी की तैयारियां तकारीबात स्टार्ट करना था, लेकिन अब एमक्यूएम 9 अगस्त को नहीं कर रही है, बल्कि उनका एक मुखालिफ ग्रुप या बल्कि एमक्यूएम के अंदर का एक और ग्रुप सुजानी टाउन के अंदर अपना प्रोग्राम कर रहा है। अब ये सूरत हाल देखने वाली है कि इसमें आफाक अहमद वहां पर क्या जगह बना पाते हैं और क्या हासिल कर पाते हैं। लियाकताबाद के अंदर 13 तारीख के लिए उन्होंने ऐलान किया हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ पर सूबे के हवाले से जो दीगर लोग हैं उनकी तरफ से मुतालबात में तेजी आती जा रही है। आप इसे सूबा कह लीजिए या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कह लीजिए। मैंने अपने प्रोग्राम के इब्तिदा में ये आपसे एक जिक्र किया और वो जिक्र ये था कि यहाँ पर भुट्टो ने ज़ियाउल हक को जिंदा रखा हुआ है। आपको मैं बड़ी एक अहम बात और एक तारीखी वाकया बताता हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1973 के आइन का जिक्र करते हैं, जिसमें आर्टिकल है 239। ये आर्टिकल 239 वो है कि जो कि सूबों के हवाले से और सूबों में तब्दीली के हवाले से बात करता है। इसका जब 1973 का आइन बना तो इसका आर्टिकल नंबर 239 का सब आर्टिकल था नंबर 7। उस आर्टिकल के अंदर यह लिखा हुआ था कि अगर सूबे, सबसे पहले सूबे अगर कोई करारदाद मंजूर करते हैं सूबों की नई तश्कील के हवाले से, तो वो सूबाई असेंबली से मंजूर होने के बाद कौमी असेंबली और फिर सेनेट के अंदर जाएगी और फिर उनकी तश्कील हो जाएगी। लेकिन हुआ ये कि जनाब आपको याद होगा कि ज़ियाउल हक ने 17 मार्च को एक ऑर्डर जारी किया था और उस ऑर्डर के जरिए 239 को दोबारा नया लिखवाया गया था। और 20 मार्च सन 1985 को जब जुनेजो ने हल्फ उठाया था तो बाकायदा इस पूरे ऑर्डिनेंस को इस बिल के अंदर शामिल किया गया था और फिर नवंबर के अंदर इस बिल की मंजूरी हुई थी और 239 को दोबारा से लिखा गया था। जो 1973 का आइन था उसके अंदर पहले ये सूबाई असेंबली से मंजूर होनी थी और उसके बाद वफाक और फिर कौमी और सेनेट के अंदर जानी थी। लेकिन ज़ियाउल हक ने यह किया कि उसने पहले ये कर दिया कि पहले वो वफाक से मंजूर होगी, यानी कि वो पहले कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली से मंजूर होगी और उसके बाद फिर वीटो का इख्तियार आ जाएगा किसके पास, यानी कि सूबे के पास, और उसको 2/3 मेजोरिटी से देना पड़ेगा। ज़ियाउल हक ने क्या सोच के क्या था कि उस वक्त सिंध के अंदर
तहरीक बहुत ज्यादा मजबूत थी, उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक बहुत ज्यादा मजबूत थी, तो यहाँ की असेंबलियां क्योंकि कमजोर हुआ करती थी, तो कहीं पर यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या उससे मुंसलिक लोग किसी तरीके से सूबे से कोई करारदाद मंजूर ना करवा ले, इसलिए उसने पहले वफाक की शर्त आयद की थी। तो जब 18वीं तरमीम, जब ये 8वीं तरमीम कहलाती है कि जो कि ज़ियाउल हक ने मंजूर करवाई थी, और आपको याद है कि जरदारी साहब की जब पहली हुकूमत आई तो उन्होंने कहा कि मैं जिया की तमाम बाकियात को खत्म कर दूंगा, उनकी तमाम आइनों को खत्म कर दूंगा, लेकिन आपको मालूम है कि उसने उस आमे 239 के इस सेक्शन 4 को नहीं छेड़ा जो कि ज़ियाउल हक ने शामिल की थी। दर हकीकत मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़ियाउल हक की वो तमाम बातें जरूर खत्म करने की बात कही थी कि जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फायदा हो रहा था, लेकिन वो आर्टिकल्स खत्म करने की कोशिश नहीं की थी कि जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फायदा हो रहा है। यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां भी अपना दोहरा मयार बरकरार रखा। बिल्कुल इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सूबों के या लोगों के इख्तियारात देने की बात नहीं कर रही है, बल्कि वो अपनी ताकत के लिए सिंध का कार्ड खेल रही है। तो जहां पर और पंजाब के अंदर कह रही है कि जनाब बिल्कुल तकसीम होनी चाहिए। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर यह है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स डेवलप होने चाहिए ताकि वो इलाके तरक्की कर सके जो कि पीछे रह गए। यानी कि अगर मैं ये चाहता हूं कि घोटकी तरक्की करे, मैं चाहता हूं कि रोड़ी तरक्की करे, मैं चाहता हूं कि बदीन तरक्की करे, तो मैं वहां के लोगों को इख्तियारात दूंगा, मैं वहां के लोगों को इंतजामी बुनियादों पर रखूंगा और मैं उनसे कहूंगा कि आपको इख्तियारात ज्यादा से ज्यादा मिले। ये मंसूबा किसी का भी हो, लेकिन आपके इल्म है कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग अभी इस मंसूबे की हिमायत कर रहे हो, मगर हम अपने कयाम से लेकर आज तक हम पहले दिन से मुतालबा करते हैं कि लोगों को इख्तियारात दिए जाए। जितनी ज्यादा तकसीम होकर नीचे इख्तियारात मुंतकिल होंगे, लोगों को उतना ज्यादा फायदा होगा, लोगों के लिए फैसला करना उतना ज्यादा आसान होगा। अगर वफाक में अब ये बात किसी को समझ में आ गई है तो ठीक है, अगर आप वो हमारे मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे तो। मगर हमारा सवाल यही है कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से ज़ियाउल हक की वो तमाम चीजें खत्म की कि जो उनके फायदे के लिए थी, और अब उन तमाम चीजों को रहने दिया गया जो भी इनके फायदे के लिए थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर कर रही है कि नाम ज़ियाउल हक का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन फायदा सिर्फ अपना ले रही है। तरामीम वो कर रही थी, वो तरामीम कर रही थी कि जिससे उसको फायदा हो, वो तरामीम को नहीं हटाया गया कि जिससे उसको फायदा हो। तो बिल्कुल यहाँ पर भी यही मामला हो रहा है। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं और इन तमाम मौज़ूआत को बड़े गहराई से देखते हुए हम चलते हैं। सिंध हुकूमत और एक नौजवान ताजिर, खास तौर पे मीर अली रजा के कत्ल के हवाले से मैं एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी दूंगा, और वो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी खास तौर पर ये बात समझने के लिए कि गोली जहां से लगती है वहां पर सुराख छोटा होता है, लेकिन जब बाहर निकलती है तो उसका सुराख बड़ा हो जाता है। ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा वाज़ेह तौर पर नजर आ रही होगी कि क्या होता है, और यही वो कड़ी थी जहां से मीर अली रजा के कत्ल के मामले को सुलझाया जा रहा है। और इसी पर मैं आपको एक तफसीली दूसरी वीडियो बनाऊंगा, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक अहम मामला आगे चलकर हल किस तरफ हो रहा है और किस पर शक का इजहार किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर सामने आई कि जनाब एडी सेंटर के अंदर डकैती हो गई और लोग 65 लाख रुपए लूट गए। एक वो जमाना था कि जब इस शहर, इस सूबे के अंदर एडी साहब का नाम अगर आ जाता था तो लोग डकैत वहां से पीछे हट जाते थे, बल्कि बाकायदा एडी साहब को चंदा दिया करते थे। अब माहौल ये आ गया है कि एडी सेंटर के अंदर घुसकर डकैतियां की जा रही है, लेकिन इस हुकूमत को सिंध हुकूमत के काम पर जूं तक नहीं रेंगती है। वो अब तक ये समझ ही नहीं पाई कि जनाब ये मामला हुआ क्या है। जब माशरा उस तरफ आ जाए कि अपने मसीहाओं के घर भी लूटने लग जाए, अपने मसीहाओं की जगहों को भी लूटने लग जाए, तो फिर क्या हालत होगी। आपके इल्म में होगा कि एक साहब थे कि जिन्हें जो एडी साहब के बड़े खिलाफ थे, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब उनको कत्ल किया गया तो उनकी जो मैयत है वो एदी सर्द खाने के अंदर ही आई थी, उनका कफन दफन भी वहीं हुआ था। इसी तरीके से यहाँ पर जो डकैत जो मामलात हो रहे हैं, अब इसका अंदाजा कीजिए कि वो अब उन जगहों को भी नहीं छोड़ रहे कि जहां से मसीहाई सामने आती है, जो कि कल उन्हीं के काम आएंगे, लेकिन आज उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। अफसोसनाक बात है, लेकिन ये सारी की सारी कोताहियां इस सिंध हुकूमत के गले आती है कि जो यहाँ पर अमन व अमान और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बना सकी, और आज इस शहर के मसीहा भी, इस शहर के लिए बहुत कुछ करने वाले भी इन डाकुओं से बच नहीं पाते हैं। मामला यहीं तक नहीं है, कुछ और खबरें भी मुझे देनी है।
लेकिन वक्त क्योंकि कम है, अगले प्रोग्राम में इसमें और दूंगा। मगर इस वक्त सिंध के अंदर जो ये खून खराबे की बातें की जा रही है, जनाबे वाला जरा सोचिए इसके अंदर कराची से ज्यादा फायदा किसका है? कराची का फायदा बाद में है, लेकिन ज्यादा फायदा जिन छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की तरफ जा रहा है, वहां पर जानबूझ के लोगों को उकसाया जा रहा है कि जनाब ये मामला आ रहा है, और वहां पर बाकायदा महाजिरों की नस्ल कशी की बातें कही जा रही है। इसे कौन रोकेगा? इस बात का जवाब मुझे आपकी इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में चाहिए। जरूर शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आखिर इस खून खराबे को रोकेगा कौन, और ये कौन लोग हैं कि जो लोगों के फायदे को अपनी जाती अना के लिए और अपनी खुद साख्ता कौम परस्ती के नाम पर यहाँ पर हवा दे रहे हैं। जरूर मुझे बताइएगा, आपका इंतजार करूंगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।